So today we will start our next topic of wave propagation, that is sky wave propagation. Okay, the it also called as the ionosphere propagation. Let us see. In sky wave propagation, the transmitted signal travels into upper atmosphere, then it is bent or reflected back from there to the earth. अभी इसमें क्या होता है, जब हम किसी वेव को ट्रांसमिट करते हैं ट्रांसमिटिंग एंटेना से, अगर स्पेस में हमने एयर में हमने उस वेव को ट्रांसमिट किया, तो ये वेव क्या होती है, जो अपर एटमॉस्फेयर में लेयर रहती है, कुछ एटमॉस्फेरिक लेयर रहती है, उस लेयर से वो क्या होती है, बेंट होके वहाँ पे इंसिडेंट होती है और बेंट होके फिर से अर्थ सरफेस पे वापस आती है. ठीक है. द बेंडिंग और रिफ्लेक्शन ऑफ द सिग्नल टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेयर कॉल्ड एज आयनोस्फीयर इन द अपर एटमोस्फेयर. एटमोस्फेयर के अपर साइड में ओके क्या होता है, अब आयनोस्फीयर लेयर होती है, वहाँ पे डिफरेंट आयंस होते हैं. ओके, आयोनाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं, एयर के आयोनाइज पार्टिकल होते हैं, और उस पार्टिकल पे क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्ट्राइक होने के बाद बेंट होके वापस आती है, रिफ्लेक्ट होती है, और वो फिर से अर्थ सरफेस पे आती है. तो उसको बोलते हैं आयनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन और प्रोपेगेशन. ओके, वो अपर एटमोस्फेयर में होता है. द लेयर ऑफ आयनोस्फेयर एंड प्रिंसिपल ऑफ स्काई प्रोपेगेशन इज इलिस्ट्रेटेड इन द फिगर बिलो. अब देखो ये फिगर है प्रिंसिपल ऑफ स्काई वेव प्रोपेगेशन. अब हमारा जो एटमोस्फेयर रहता है, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो एटमोस्फेयर रहता है, उस एटमोस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स होते हैं. वो किसके लेयर होते हैं, वो एयर के ही लेयर होते हैं, एटमोस्फेयर के ही लेयर होते हैं. ठीक है, उसमें डिफरेंट पार्टिकल्स रहते हैं, आयोनाइज पार्टिकल्स रहते हैं एयर के मॉलिक्यूल्स के. तो उसके डिफरेंट लेयर्स होते हैं, वो लेयर्स के बारे में हम देखेंगे. अब ये है सपोज डी लेयर, ये ई लेयर, F1 लेयर एंड F2 लेयर, ऐसे 4 लेयर होते हैं. उसको बोलते हैं आयनोस्फीयर लेयर. ओके, आयनोस्फेरिक लेयर्स ऐसा उसको बोलते हैं. ठीक है, तो ये 4 लेयर्स है, और हर लेयर का जो डिस्टेंस रहता है अर्थ सरफेस पे वो अलग अलग है. डी लेयर सबसे पास होती है, उसके बाद ई लेयर होती है, उसके बाद F1 लेयर होती है, उसके बाद F2 लेयर होती है, और उसके ऊपर सन रहता है, आपको मालूम है. तो ये एटमोस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स है, जिसको आयनोस्फेयर लेयर बोलते हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंट आयंस होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स अपने एटम्स रहते हैं, एटम से मॉलिक्यूल बनता है, और मॉलिक्यूल से एयर बनती है. तो उस एयर के डिफरेंट यहाँ पे जो पार्टिकल्स रहते हैं, आयोनाइज पार्टिकल, उसके डिफरेंट लेयर्स रहते हैं, उसको आयनोस्फेरिक लेयर बोलते हैं. देखो अब आयनोस्फीयर एंड इट्स लेयर. अब आयनोस्फीयर और उसके लेयर के बारे में हम देखेंगे. द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन विल आयोनाइज्ड द अपर लेयर ऑफ एटमोस्फेयर. देखो सन रेज से जो रेज हमारे अर्थ पे आती है, तो उसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स रहते हैं. ओके, हर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल, हर कलर का सिग्नल, जो कलर विजिबल रहता है और नॉन विजिबल रहता है, सपोज इंफ्रारेड है, वो हमारे आंखों से नहीं दिखता, पर होता कलर ही है, कलर सिग्नल ही है. लाइट लाइट ही होता है वो, पर हमारे आंखों से नहीं दिखता. तो अल्ट्रा वायलेट है, उसके बाद रेड से वायलेट तक होता है, उसके बाद इंफ्रारेड होगा, इंफ्रारेड हमारे आंखों से नहीं दिखता, पर वो होता लाइट ही है. उसके बाद रेड से वायलेट तक कलर्स होते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम होता है. और वायलेट के बाद अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं. अल्ट्रा वायलेट रेज जो हमारे स्किन के लिए हजारडस होते हैं, इसलिए उस अल्ट्रा वायलेट रे को जो रोकने का काम, अल्ट्रा वायलेट रे को जो प्रोहिबिट करने का काम कौन करता है, ओजोन लेयर करता है. ठीक है, तो ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज रहते हैं, रेडिएशन सन से आने वाले, ओके, उसको सन विल आयोनाइज द अपर लेयर ऑफ एटमोस्फेयर. तो एटमोस्फेयर में जो अपर लेयर रहती है, उस अपर लेयर को क्या करता है, वो अल्ट्रा वायलेट रेज आयोनाइज करते हैं. तो आयोनाइज होने की वजह से वहां पे आयंस फॉर्म होते हैं. ठीक है, ड्यू टू द आयोनाइजेशन दिस पार्ट ऑफ एटमोस्फेयर बिकम्स इलेक्ट्रिकली चार्ज. तो ये जो एटमोस्फेयर का जो पार्ट होता है, अपर पार्ट, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, बिकॉज देयर इज आयंस. द एटम्स टेक्स एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और लूज वन टू बिकम निगेटिव और पॉजिटिव आयंस रिस्पेक्टिवली. जब आप हमको मालूम है, जब कोई भी एटम, जब सपोज ज्यादा एनर्जी गेन करता है, अगर उस एटम के अपर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ने सपोज, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने अगर एनर्जी गेन की, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन वो एटम से लूज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन उस एटम से बाहर जाता है.
तो उसके बाद वो एटम क्या होता है, चार्ज होता है। तो एटम आइदर गेट्स इलेक्ट्रॉन, सो इट बिकम्स एक्सेप्टर, एंड इट आइदर डोनेट द इलेक्ट्रॉन, इट बिकम द डोनर। तो जब वो डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तब वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करता है तब वो निगेटिवली चार्ज होता है। तो ऐसे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्या होते हैं, वहां पे फॉर्म होते हैं। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, दिस लेयर ऑफ आयंस इज नोन एज आयनोस्फीयर। तो वहां पे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होने की वजह से पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, या इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से, एक्सेस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से निगेटिव आयन भी होते हैं वहां पे। ओके, इट इज थिक बट इनविजिबल लेयर। ये कैसी रहती है, इनविजिबल रहती है, मतलब आंखों से दिखती नहीं। वहां पे बहुत सारे आयोनाइज पार्टिकल होते हैं, पर वो हमारे आंखों से नहीं दिखते, और वो थिक होती है, डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पे पार्टिकल्स की, आयोनाइज पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा होती है, पर ये इनविजिबल होती है, हमारे आंखों से दिखती नहीं। द आयनोस्फीयर इज शोन इन द फिगर 1.6.6.1 बी। यहाँ पे हम अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। इट इज अ थिक बट इनविजिबल लेयर। द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द आयनोस्फीयर लेयर्स आर, देखो आयनोस्फीयर लेयर के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। अलॉन्ग विद द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, देखो सन से, मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि सन से जो डिफरेंट रेज आते हैं, लाइट आता है, तो उस लाइट के दो पार्ट रहते हैं, एक लाइट विजिबल रहता है, दूसरा लाइट इनविजिबल रहता है। तो विजिबल लाइट मतलब जिसको हम कलर स्पेक्ट्रम बोलते हैं, या विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जो हम हमारे आंखों से देख सकते हैं। पर जो दूसरा पार्ट रहता है इनविजिबल लाइट, जिसमें इंफ्रारेड आता है और अल्ट्रावायलेट आता है, ये भी लाइट ही है। सन उसको इमिट करता है, पर वो हमारे आंखों से नहीं दिखते। our eyes have limitation that we cannot see that light because it is a invisible spectrum, वो कलर स्पेक्ट्रम में नहीं आते। तो ये जो इंफ्रारेड होगा, इंफ्रारेड इज नॉट सो फैटल, पर जो अल्ट्रावायलेट रेज रहते हैं वो हमारे बॉडी के लिए हजार्डस रहते, फैटल रहते हैं, डेंजरस रहते हैं। ठीक है, so along with the ultraviolet radiation, the alpha, beta and gamma radiations from the sun and the cosmic rays are also responsible for the ionization and therefore in फॉर्मेशन ऑफ द आयनोस्फीयर। देखो सन रेज में अल्फा रेज रहते हैं, अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस रहते हैं, और कॉस्मिक रेज रहते हैं, वो बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले रेज रहते हैं, और ये रेज भी हमारे बॉडी के लिए हानिकारक रहते हैं, हजार्डस रहते हैं। और ये रेडिएशन जो रहते हैं अल्फा बीटा गामा कॉस्मिक रेज, ये भी क्या होते हैं, जो अपर एटमोस्फेयर में जो एयर के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स रहते हैं, उस एटम का आयोनाइजेशन करते हैं। ठीक है, देयर आर 4 मेन आयनोस्फेरिक लेयर्स। मेन 4 आयनोस्फेरिक लेयर है, F2 F1 E एंड D, इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने ऐसा देखा था कि D सबसे पास है, उसके बाद E है, फिर F1 है, फिर F2 है, उसका ऐसा क्लासिफिकेशन किया है इन द डिसेंडिंग ऑर्डर विद द हाइट्स एज शोन इन द फिगर। अभी फिगर में हाइट भी यहाँ पे दिया हुआ है, वो हाइट भी हम देखेंगे। The F1 and F2 layers recombine at night to form one layer। अब रात में क्या होता है, ये F1 और F2 लेयर कंबाइन हो जाते हैं और एक ही लेयर फॉर्म करते हैं। The D layer is the lowest and it exists at the height of about 70 किलोमीटर। ये जो D लेयर रहती है, यहाँ पे देखो ये फिगर में एक्स एक्सिस पे आवर्स है लोकल टाइम में, देखो 6 आवर, 12, उसके बाद 18, उसके बाद 24। अभी 6 मतलब कौन सा है, ये 6 AM। ओके, सुबह का 6, ये दोपहर का 12, 12 नून। उसके बाद 18 मतलब शाम के 6, ओके, संध्याकाळचे 6। और ये 24 मतलब रात के मिडनाइट के 12 जो बजते हैं उसको 24 बोलेंगे हम। ओके, और ये हाइट है, सपोज ये 100 किलोमीटर, ये 200 किलोमीटर, ये 300 किलोमीटर और ये 400 किलोमीटर, ऐसे ये हाइट है। तो कौन से टाइम में कौन से लेयर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है या क्या उसका बिहेवियर होता है, वो हम देखेंगे अभी। तो देखो ये जो डी लेयर है वो कितने डिस्टेंस पे है, 70 किलोमीटर पे, यहाँ पे दिया हुआ है 70 किलोमीटर। द डी लेयर इज at the lowest and it exists at a height of about 70 kilometer from the earth surface. Its average thickness is about 10 kilometer. The D layer disappears at night due to the recombination. Okay.
देखो ये डी लेयर का क्या फंक्शन है, ये 70 किलोमीटर होती है अर्थ सरफेस पे, 70 किलोमीटर होती है। ये देखो ये डी लेयर, ये 70 किलोमीटर हाइट पे होती है अर्थ से, और उसकी थिकनेस कितनी होती है, उसकी थिकनेस होती है अराउंड 25 किलोमीटर, अराउंड 10 किलोमीटर, सॉरी, ये 10 किलोमीटर उसकी थिकनेस होती है। द डी लेयर डिसअपियर्स एट द नाइट ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन, और जब नाइट होता है तो वो डिसअपियर होती है। अब देखो नाइट मतलब नाइट कहाँ होती है, ये सुबह के 6 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक नाइट ही है, ये 24 होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये मतलब रात के 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक नाइट होती है, तो ये डी लेयर डिसअपियर होती है, मतलब यहाँ पे डी लेयर नहीं है। ओके, उसके बाद ये सुबह के 6 है, 6 AM है, फिर ये दोपहर के 12 है, और ये शाम के 6 है, मतलब इसको सो ये 18 मतलब क्या, शाम के 6 है। ओके, तो देखो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है, ये सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक है, और सुबह के 6 से शाम के 6 बजे तक क्या रहता है, दिन रहता है। तो दिन में डी लेयर प्रेजेंट रहती है, और रात में मतलब शाम सुबह के 6 से पहले और शाम के 6 से बाद, देखो यहाँ पे क्या है, ये डी लेयर नहीं दिखती क्योंकि यहाँ पे रात रहती है। सो एट नाइट द डी लेयर डिसअपियर्स ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन, तो ये डी लेयर रात में नहीं रहती है, सिर्फ दिन में रहती है। ओके, और ये 70 किलोमीटर हाइट पे होती है, और जिसकी थिकनेस 10 किलोमीटर तक होती है। ओके, दैट इज द डी लेयर। नेक्स्ट, द नेक्स्ट लेयर इज ई लेयर। अब नेक्स्ट लेयर रहती है ई लेयर, विच इज प्रेजेंट एट एन अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ 100 किलोमीटर, तो वो 100 किलोमीटर हाइट तक रहती है। यहाँ से यहाँ तक ई लेयर रहती है 100 किलोमीटर हाइट तक, देखो ये देखा है यहाँ पे, ये 100 किलोमीटर हाइट तक रहती है। देन इफ इट हैज अ थिकनेस ऑफ अबाउट 25 किलोमीटर, तो उसकी जो थिकनेस रहती है, जाडी म्हणू आपण त्याला, वो 25 किलोमीटर तक रहती है। द ई लेयर ऑल्सो ऑलमोस्ट डिसअपियर एट नाइट ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। तो रात में क्या होता है, सनरेज नहीं होने के कारण, अब रात में सनरेज नहीं होते, तो सनरेज नहीं होने के कारण क्या होता है, वो एटम जो रहते हैं एयर मॉलिक्यूल के, वो उनको एनर्जी नहीं मिलती, और एनर्जी नहीं मिलने के कारण क्या होता है, वो अपने अपने शेल पे क्या होते हैं, रिकॉम्बिन हो जाते हैं। रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से फिर जो चार्ज पार्टिकल रहते हैं वो नहीं रहते, देर इज नो चार्ज पार्टिकल, नो आयोनाइज्ड पार्टिकल एट नाइट, ठीक है। वो आयोनाइजेशन कब होता है, जब वो सनरेज को रिसीव करते हैं तब। अब रात में सनरेज होंगे ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो जो चार्ज पार्टिकल थे वो अपने अपनी जगह पे अपने अपने शेल पे रिकॉम्बन हो जाएंगे, और रिकॉम्बन होने के बाद वहां पे आयोनाइज पार्टिकल नहीं रहेंगे। इसलिए ये जो आयोनोस्फेरिक लेयर रहते हैं डी और ई लेयर, वो क्या होते हैं, डिसअपियर होते हैं रात में, ठीक है। द ई लेयर ऑल्सो ऑलमोस्ट डिसअपियर एट नाइट ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। दिस हैपन्स ड्यू टू द absence ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द सन एट नाइट। बराबर है, नाइट में सन रेज नहीं होने के कारण क्या होता है, वो रिकम्बाइन हो जाते हैं, देर इज नो आयोनाइजेशन। सो इसलिए रात में ई लेयर भी डिसअपियर होती है। देखो ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये रात का पोर्शन है, तो रात के पोर्शन में ई लेयर डिसअपियर होती है। ये डॉट 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 जो लाइन है, डॉटेड लाइन, उससे आप देख सकते हैं। और ये जो थिक लाइन है, इट रिप्रेजेंट्स देयर इज अ presence of E layer and D layer also. Then next, the sporadic E layer ES is a thin but high density layer which sometimes appears with E layer. This layer is not shown in the figure, but when it appears it remains present during the night as well. एक और एक लेयर रहती है जो इसमें नहीं दिखाई, इसको स्पोराडिक ई लेयर बोलते हैं। वो थिन रहती है, उसकी डेंसिटी ज्यादा रहती है, वो समटाइम ई लेयर के साथ अपेयर होती है। It is an abnormal atmospheric disturbance. The actual and virtual heights of this layer are same. This is because it is very thin and high density layer. So actually reflection will take place from this layer. The sporadic E layer prevents the long distance high frequency communication. देखो अब नेक्स्ट है F1 लेयर। F1 लेयर इज प्रेजेंट एट अबाउट 180 किलोमीटर हाइट। देखो अर्थ सरफेस पे 180 किलोमीटर 180 किलोमीटर हाइट पे रहता है F1 लेयर, एंड हैज एन अप्रोक्सीमेट थिकनेस ऑफ 20 किलोमीटर। उसकी थिकनेस रहती है जनरली 20 किलोमीटर की इन डे टाइम।
ओके, डे टाइम में रहती है उसकी थिकनेस 20 किलोमीटर. It combines with F2 layer at night. Most of the high frequency waves are passed through it and to the F2 layer. This layer provides more absorption of the high frequency wave. ये वेव क्या करती है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव का मोस्ट ऑफ द वेव का एब्सॉर्प्शन करती है, उसको मतलब उसको एब्सॉर्ब कर लेती है. The F2 layer is the most important reflecting layer. ये सबसे important reflecting layer है F2 layer for the high frequency radio signal incident on it. Its height ranges from 250 किलोमीटर to 400 किलोमीटर. 250 से 400 किलोमीटर तक उसकी क्या रहती है, हाइट रहती है. विद द थिकनेस ऑफ अबव 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर एट डे टाइम. डे टाइम में उसकी थिकनेस कितनी रहती है, 200 किलोमीटर थिकनेस रहती है सिर्फ. द हाइट एंड आयोनाइजेशन डेंसिटी ऑफ दिस लेयर वेरी टू अ ग्रेट एक्सटेंट as shown in the figure. Due to the high ionization density, the F layer remains present even during the night time. अब उसकी थिकनेस ज्यादा होने के कारण नाइट टाइम में भी उसका आयोनाइजेशन इतना ज्यादा रहता है कि नाइट टाइम में भी उसका थिकनेस, उसका कुछ F2 लेयर जो है आयोनाइज लेयर वो प्रेजेंट रहती है. अब ये देखो नाइट टाइम में क्या होता है, ये दोनों जो लेयर रहती है F1 लेयर और ये F2 लेयर, ये दिसंबर में इतनी रहती है उसका हाइट और जून में ज़्यादा रहता है. ठीक है, तो ड्यूरिंग नाइट टाइम देखो ये नाइट टाइम है, ये नाइट टाइम में क्या होता है, ये F1 और F2 लेयर एक कंबाइन होते हैं और एक लेयर फॉर्म करते हैं. और यहाँ पे भी देखो ये भी नाइट टाइम है, ये नाइट टाइम में भी क्या होता है, ये दो लेयर एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और एक लेयर फॉर्म होती है. और ड्यूरिंग डे टाइम में क्या होता है, ये जो लेयर है वो सेपरेट हो जाते हैं. यहाँ पे F1 है और यहाँ पे F2 है. अब ये F2 यहाँ पे दिसंबर के समय में रहता है. दिसंबर में सनरेज का जो इंटेंसिटी रहती है वो कम रहती है, और कम मतलब वो अलग रहती है, और जून में अलग रहती है. इसलिए यहाँ पे अलग अलग क्या दिखा है, यहाँ पे ये अलग अलग हाइट दिखाई, इस लेयर की थिकनेस अलग अलग है. ओके, तो ये F1 है और ये F2 है. ये डे टाइम में सेपरेट हो जाते हैं और नाइट टाइम में कंबाइन हो जाते हैं. ओके, सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ दिस लेयर्स, आयनोस्फेरिक लेयर्स. अब ये F1 और F2 जो आयनोस्फेरिक लेयर है उसकी थिकनेस ज्यादा होने के कारण वहां पे इतने आयोनाइज पार्टिकल होते हैं, बहुत ज्यादा आयोनाइज पार्टिकल होते हैं, और बहुत ज्यादा आयोनाइज पार्टिकल होने के कारण नाइट के समय में भी वो लेयर प्रेजेंट रहती है. ठीक है, देन व्हाई डू वी गेट बेटर रिसेप्शन एट नाइट. अब नाइट में हमें अच्छा रिसेप्शन क्यों मिलता है, हमें मालूम है कि नाइट के समय में सिग्नल की क्वालिटी अच्छी रहती है, और सिग्नल का हमारी जो इंटरनेट की स्पीड हो गई या हमारे मोबाइल का जो सिग्नल रिसेप्शन हो गया, सब अच्छा रहता है नाइट में. तो वो क्यों रहता है, उसका वो ये एक्सप्लेनेशन है. एट नाइट द F1 एंड F2 layers combines to form one layer and the lower two layers D and ED से appear. देखो क्या होता है, नाइट में F1 और F2 लेयर कंबाइन हो जाते हैं और उसकी एक लेयर फॉर्म होती है. देखो नाइट के समय में F1 और F2 कंबाइन होकर उसकी एक लेयर फॉर्म होती है, और नाइट के समय में E और D लेयर भी प्रेजेंट नहीं रहते, वो एब्सेंट रहते हैं. यहाँ पे देखो वो एब्सेंट है. एज द लोअर लेयर आर प्रेजेंट, as the lower layers are absent, the absorption of the signal does not take place. अगर ये लोअर लेयर जो है डी और ई वो अगर absent है नाइट के समय में, तो वो जो आयोनोस्फेरिक लेयर है वो सिग्नल का एब्सॉर्प्शन नहीं करेंगे. वो सिग्नल एब्सॉर्ब करेंगे मतलब सिग्नल वीक हो जाएगा. ठीक है, तो वो सिग्नल को एब्सॉर्ब करने के लिए वो लेयर रात में रहते ही नहीं. द एब्सॉर्प्शन ऑफ द सिग्नल डज नॉट टेक्स प्लेस, तो सिग्नल का एब्सॉर्प्शन होता नहीं. ठीक है, which was taking place during the daytime. तो डे टाइम में वो लेयर प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है, वो जो लेयर्स है डी और ई लेयर वो सिग्नल का एब्सॉर्प्शन करते हैं. एब्सॉर्ब करून घेतात त्याला. एब्सॉर्ब करने की वजह से क्या होता है, वो सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होती है, और स्ट्रेंथ कम होने के कारण वो सिग्नल वीक होता है. दिस improves the strength of the reflected signal and hence the quality of reception at night. तो नाइट में सिग्नल का एब्सॉर्प्शन कम होने के कारण सिग्नल जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल रहता है वो वीक नहीं होता और हमें अच्छा रिसेप्शन मिलता है. हाउ डज द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस. अब रिफ्लेक्शन कैसे होता है, वन थिंग मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट एक्चुअली द रिफ्लेक्शन ऑफ द सिग्नल डज नॉट टेक्स प्लेस.
what happens in the refraction of the signal from the ionospheric layers. अब देखो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है आपको ऑलरेडी मालूम है. रिफ्लेक्शन मतलब क्या कि जो सिग्नल रहता है हमारा वो सरफेस से क्या होता है, ये सरफेस पे अगर सपोज सिग्नल इंसिडेंट हो गया, रे इंसिडेंट हो गया, तो ऐसा पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है. ओके वो सिग्नल क्या होता है उस सेम मीडियम में जाता है. यहाँ पे सपोज ये क्या है, कोई सरफेस है, सरफेस पे सिग्नल स्ट्राइक होने के बाद, इंसिडेंट होने के बाद वो बाउंस बैक होता है सेम मीडियम, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन. और रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब ये वेव ऐसे इंसिडेंट होती है तो वो नीचे सेकंड मीडियम में ट्रेवल होती है. उस रे का जो पार्ट है वो सेकंड रे में ट्रेवल होता है, वो बेंड होती है, वो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन. क्या बोलते हैं उसको, रिफ्रैक्शन. ओके तो अब देखो, one thing must be clearly understood that actually the reflection of the signal does not take place. What happens is the refraction of the signal from the ionospheric layer. The incident signal मतलब सपोज अर्थ सरफेस पे एक एंटेना है और वो एंटेना ने क्या किया, सिग्नल ट्रांसमिट किया स्पेस में. ओके तो द सिग्नल ट्रांसमिटेड टुवर्ड द आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर की तरफ हमने सिग्नल को ट्रांसमिट किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को. अप्रोचेज द आयनोस्फीयर, तो आयनोस्फीयर में जाएगा, वेयर द आयोनाइजेशन डेंसिटी इंक्रीजेस, जहाँ पे आयोनाइजेशन डेंसिटी इंक्रीज हुई है. द इंक्रीज इन द आयोनाइजेशन डेंसिटी विल रिड्यूस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है of the layer progressively. Due to this the incident wave is bent further and further away from the normal. तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ये आयनोस्फेरिक लेयर है, यहाँ पे दिखाया हुआ, देखो ये वेव है, यहाँ से हमने क्या किया, वेव को ऐसे ट्रांसमिट किया. तो ट्रांसमिट करने के बाद क्या होगा, ये वेव यहाँ से बेंट होके आएंगे वापस, और कुछ पार्ट इस वेव का क्या होगा, देखो कुछ पार्ट जो है उसका, अभी वेव हमने ऐसी ट्रांसमिट किया तो कुछ पार्ट उसका स्पेस में चला जाएगा और कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगे. देखो इस वेव का कुछ पार्ट क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन. इसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्रैक्शन. ओके और ये जो है उसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्शन. तो सम पार्ट ऑफ द एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विल गेट रिफ्रैक्ट, वो स्पेस में चले जाएंगी, और कुछ पार्ट जो है उसकी वो रिफ्लेक्ट होंगी. तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या होनी चाहिए, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. तभी हमें इधर, सपोज हमारा रिसीविंग एंटेना है, सपोज यहाँ पे हमारा कोई रिसीविंग एंटेना है, यहाँ पे सपोज हमारा एंटेना है यहाँ पे, तो उस एंटेना पे हमें सिग्नल मिलना चाहिए. और अगर पूरी की पूरी रिफ्रैक्ट हो गई उधर, तो हमें कुछ सिग्नल रिसीवर में नहीं मिलेगा. इसीलिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी ये रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, वैसे बेंड होके वापस आनी चाहिए, और आइडियली जीरो एनर्जी, जीरो वेव, जीरो रेज वहां पे क्या होने चाहिए, रिफ्रैक्ट होने चाहिए. ओके देखेंगे हम अभी बाद में नेक्स्ट. सो the increase in the ionization density will reduce the refractive index of the layer progressively. Due to this the incident wave is bent further and further away from the normal. तो नॉर्मल से क्या होंगे, वो बेंट होंगी फर्दर अवे. ड्यू टू दिस मैकेनिज्म द इंसिडेंट वेव इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ. तो क्या होंगे वो रिफ्लेक्टेड वेव, वो जो वेव है वो अर्थ की तरफ वापस आएंगी. द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल. तो उसमें क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब कौन सा एंगल, जहाँ से वेव हमने इंसिडेंट किया यहाँ पे. अब सपोज यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या हुआ, ये वेव हमने ऐसा ट्रांसमिट किया, तो ट्रांसमिट करने के बाद वो यहाँ पे क्या हो गई, ये आयनोस्फेरिक लेयर है सपोज, अभी आयनोस्फेरिक लेयर में इंसिडेंट होंगी और फिर से वापस आएंगी. तो नॉर्मल के साथ जो एंगल रहता है, ये देखो ये सपोज इंसिडेंट हुई यहाँ पे, तो ये सपोज नॉर्मल है हमारा. तो नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है, फॉर्म करती है इंसिडेंट रे, उसको बोलते हैं
इंसिडेंट एंगल, ठीक है। और ये जो रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करता है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और अगर सपोज ये रे सेकंड मीडियम में चली गई ऐसे बेंट होके, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये रिफ्लेक्टेड है और ये रिफ्रैक्टेड है, तो ये रिफ्रैक्टेड वेव जो है वो जो नॉर्मल के साथ एंगल फॉर्म करेंगी उसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये हमारा मीडियम वन रहता है, ये सपोज एयर मीडियम है और ये सपोज वाटर मीडियम है फॉर एग्जांपल, तो ऐसे मतलब दो डिफरेंट मीडियम रहते हैं उसमें। ओके, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर वेव जाती है तो कुछ पार्ट उसका सेकंड मीडियम में जाता है और कुछ रिफ्लेक्ट बैक होता है। ओके, सो दिस इज द हाउ डज द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। तो वो जो आयनोस्फेरिक लेयर रहते हैं वहाँ पे ज्यादा आयंस होने के कारण वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहां से बेंट होकर वापस आती है, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखा है, ये ऐसी बेंट होकर वापस आती है। सो डी लेयर, ई लेयर, F1 लेयर और F2 लेयर। सो रिफ्लेक्ट होकर जब वेव वापस आती है तभी रिसीविंग एंटीना उसको रिसीव करता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वो वर्चुअल हाइट क्या रहती है, वर्चुअल हाइट। अब देखो वर्चुअल हाइट क्या रहती है, द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल हाइट कैन बी अंडरस्टूड बाय लुकिंग एट द फिगर बिलो। द इंसिडेंट वेव रिटर्न बैक टू द अर्थ ड्यू टू रिफ्रैक्शन। In this process, it bends down gradually and not sharply. But it is interesting to see that the incident and reflected ray follow exactly the same path as through the signal would have been reflected from the surface located at a greater height. This is called as the virtual height. If the virtual height of the layer is known, then it is possible to find the angle of incidence required to return the wave to the ground at selected point. अब देखो ये क्या रहता है, आई विल एक्सप्लेन दिस। देखो ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस पे सपोज ये ट्रांसमिटिंग एंटेना है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, ये ट्रांसमिटिंग एंटेना है और ये ट्रांसमिटिंग एंटेना ने इस वेव को क्या किया, ट्रांसमिट किया ऐसा। तो ट्रांसमिट करने के बाद ये आयनोस्फेरिक लेयर है, तो आयनोस्फेरिक लेयर से ये वेव ऐसी बेंट होके वापस आएंगी। ओके, वो शार्प वहाँ पे इंसिडेंट होंगी और वापस नहीं आएंगी, वो ऐसा स्मूथली बेंट होंगी और फिर वो यहाँ पे वापस आएंगी। और यहाँ पे हम उस सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज हमारा रिसीविंग एंटेना है, अब ये ट्रांसमिटिंग एंटेना हमारा और ये रिसीविंग एंटेना है। अब ट्रांसमिटिंग एंटेना और रिसीविंग एंटेना में कितना भी डिस्टेंस हो सकता है। अब सपोज ये औरंगाबाद में है, ये दिल्ली में भी हो सकता है। सो वी डोंट नो हाउ मच इज द डिस्टेंस, वो डिस्टेंस डिपेंड करता है, वो हमारे सब अरेंजमेंट जो रहती है उसके हिसाब से वो डिस्टेंस हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखो ये क्या है, एक्चुअल हाइट है, वो सिग्नल जो बेंट होके वापस आए उस आयनोस्फेरिक लेयर से, वो उसकी जो मैक्सिमम हाइट हो गई सिग्नल की, उसको हम बोलेंगे एक्चुअल हाइट। सो दिस इज अवर एक्चुअल हाइट। पर अगर सपोज हमने आइडियली अगर कंसिडर किया तो ये वेव सपोज ऐसी जा रही है और ये सिंपली सीधा अगर सपोज जा रही है तो ये एक जगह पे क्या होंगी, वो पाथ फॉलोड फॉर रिफ्लेक्शन टू टेक्स प्लेस। यहाँ पे सपोज कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इमेजिनरी हम कंसिडर करेंगे, इमेजिनरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये ऐसी ये वेव सपोज यहाँ पे जाएंगी, यहाँ पे स्ट्राइक होके इंसिडेंट होके वो वापस आएंगे ऐसे, ठीक है, वो ऐसे हमारे रिसीविंग एंटेना पे वापस आएंगे। तो ये जो हाइट है अर्थ सरफेस पे, ये हाइट यहाँ से यहाँ तक, उसको बोलते हैं वर्चुअल हाइट। दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल हाइट। दैट इज नॉट एक्चुअल बट दैट इज वर्चुअल। अब आयनोस्फेरिक लेयर होने के कारण वो स्मूथली बेंड होकर वापस आएंगे। पर हमारा जो प्रिंसिपल कहता है एंगल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का, तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, सिंपली वो सिग्नल सपोज ऐसा इंसिडेंट हुआ तो वो ऐसा रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या, आयनोस्फेरिक लेयर की वजह से वो स्मूथली बेंड होकर वापस आ रहा है, यहाँ पे हमें एक्चुअल हाइट मिल रही है। तो ये जो हाइट है इमेजिनरी, हम कोई पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, कोई सपोज सरफेस कंसिडर कर सकते हैं, कि ऐसा हम एज्यूम करेंगे कि ये वेव या इस सरफेस से यहाँ पर जाएंगी, वहां से इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट वापस आएंगी।
तो ये जो हाइट है उसको बोलेंगे हम वर्चुअल हाइट। नेक्स्ट है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। अभी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या है वो देखेंगे हम। द मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। अब क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या है देखेंगे। द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लेयर इज डिफाइंड एज maximum frequency that is returned back to the earth by that layer। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लेयर, अब जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं उस आयनोस्फेरिक लेयर तक, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कोई फ्रीक्वेंसी होंगी, बराबर है। द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लेयर इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज रिटर्न बैक टू द अर्थ बाय दैट लेयर when the wave is incident at an 90-degree normal to it। The critical frequency for the F2 layer is between 5 to 12 megahertz। अब देखो उन्होंने क्या बोला है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या है। तो देखो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी मतलब ये एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। अब सपोज ये लेयर है, उस लेयर को सपोज हमने ट्रांसमिटेड सिग्नल ऐसा ट्रांसमिट किया डायरेक्टली 90 डिग्री एंगल से, ऐसा डायरेक्ट 90 डिग्री एंगल। तो सपोज ये वेव हमने इंसिडेंट किया डायरेक्टली 90 डिग्री एंगल ओके टू द अर्थ सरफेस, और वो अगर सपोज ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो रिटर्न आएंगी, वही सिग्नल क्या हुआ, अर्थ को रिटर्न आ गया। हमने सीधा ट्रांसमिट किया उसको 90 डिग्री एंगल फॉर्म किया यहाँ पे, और वो सपोज रिटर्न आ गया। ज्यादा से ज्यादा ऐसी कितनी फ्रीक्वेंसी है जो सीधा 90 डिग्री एंगल से इंसिडेंट करने के बाद वापस आती है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। अगर उस फ्रीक्वेंसी से सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा रहेंगी तो पूरा का पूरा सिग्नल ऊपर चला जाएगा, वो आयनोस्फेरिक लेयर से ऊपर चला जाएगा, वो नीचे वापस नहीं आएगा, मतलब वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आएगा। उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। सो इट इज ए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी which is maximum frequency of the signal which can be reflected back from the ionospheric layer when transmitted at an right angle। okay, that is called as critical frequency। तो समझ में आ गया क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या है, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। ऐसी फ्रीक्वेंसी कि अगर हमने राइट एंगल में अगर सिग्नल को ट्रांसमिट किया आयनोस्फीयर में तो वो रिटर्न आती है अर्थ को, रिफ्लेक्ट होके वापस आती है। और अगर हमने उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर यूज की, थोड़ी सी भी ज्यादा, तो क्या होता है फिर सिग्नल वो आयनोस्फेरिक लेयर से ऊपर चला जाता है, मतलब रिफ्रैक्ट होता है, ये रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्ट नहीं होंगी। तो कितनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जो राइट एंगल में ट्रांसमिट करने के बाद, इंसिडेंट करने के बाद भी रिफ्लेक्ट होती है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क।